हाँ देखिए बच्चों, आज मैं आप लोगों को रामबिहारी शुक्ला अनुदेशक मशीनिस्ट गवर्नमेंट ITI फतेहपुर सेपर मशीन के बारे में बताऊंगा। सेपर मशीन एक ऐसी मशीन होती है जिससे हम सामान्य तौर पर सतह की समतलता करते हैं, सतह को समतल करते हैं। जैसे आपने देखा होगा गांव में, देहातों में जो बढ़ई लोग होते हैं वो एक छोटे से लकड़ी के गुटके में छोटे से लोहे का पत्ता सेट करके और लकड़ी को समतल करते हैं। तो इसी आधार पर सेपर मशीन को खोजने की प्रेरणा मिली, क्योंकि सतह को समतल करने में साधारण औजारों द्वारा काफ़ी परेशानी भी होती थी और काफ़ी समय भी लगता था और उतनी अच्छी सरफेस भी नहीं मिल पाती थी। इसलिए सर्वप्रथम सेपर मशीन के आविष्कार पर जब हम ध्यान देते हैं तो हमें पता चलता है ब्रुनेल मार्क नाम के एक वैज्ञानिक ने साधारण सतह समतल करने वाली मशीन का आविष्कार किया। आगे चल करके 1836 ईस्वी में सर जेम्स ने स्मिथ नाम के वैज्ञानिक ने इसी मशीन के सिद्धांत पे और विकसित करके एक मशीन तैयार किया जिसका नाम शेपिंग मशीन रखा गया। तो शेपर मशीन किस सिद्धांत पे कार्य करती है यह भी जानना जरूरी है। सिद्धांत में आइए तो ये देखते हैं कि शेपर मशीन में विद्युत मोटर द्वारा सर्कुलर मोशन को पिनियन गरारी द्वारा पहले बुल गियर में पहुंचाया जाता है और फिर बुल गियर के सर्कुलर मोशन को रॉकर आर्म, स्लाइडिंग ब्लॉक और हिंज पिन द्वारा रैम में रिसिप्रोकेटिंग यानी आगे पीछे की सरल रेखी गति में बदल करके रिटर्न और फॉरवर्ड स्ट्रोक प्राप्त करके फॉरवर्ड स्ट्रोक में धात काटने का कार्य किया जाता है। यानी विद्युत मोटर द्वारा सर्कुलर मोशन दिया जाता है। सर्कुलर मोशन विद्युत मोटर से सबसे पहले जाता है पिनियन गरारी में, फिर पिनियन गरारी से बुल गियर में जाता है और बुल गियर के साथ में एक डिस्क प्लेट लगी होती है जिसमें से एक ब्लॉक लगा होता है। उसी ब्लॉक की धुरी में एक दूसरा ब्लॉक लगा होता है जो रॉकर आर्म में स्लाइड करता है। रॉकर आर्म का निचला हिस्सा पिवेट फिक्स रहता है और ऊपरी हिस्से में हिंज पिन द्वारा रैम जुड़ा होता है। तो जब विद्युत मोटर पिनियन गरारी को घुमाती है और पिनियन गरारी बुल गियर को, तो बुल गियर से ही हमको सर्कुलर मोशन द्वारा लीनियर मोशन, रिसिप्रोकेटिंग मोशन आगे पीछे की गति में चेंज होकर के फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक मिल जाते हैं। एक चक्कर में कंप्लीट एक फॉरवर्ड और एक रिटर्न स्ट्रोक मिल जाता है। धात इसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक में काटी जाती है, रिटर्न स्ट्रोक निष्क्रिय होता है। क्योंकि फॉरवर्ड स्ट्रोक में धातु काटी जाती है, मशीन पे लोड पड़ता है, इसलिए यह स्ट्रोक शक्तिशाली रखा जाता है। लगभग ज़्यादातर सेपर मशीनों में फॉरवर्ड स्ट्रोक पूरा करने में समय ज़्यादा दिया जाता है ताकि विद्युत मोटर तो समान दर से पावर दे रही है, तो ज़्यादा समय लगने के कारण फॉरवर्ड स्ट्रोक अधिक शक्तिशाली हो जाता है। अब चूंकि रिटर्न स्ट्रोक में कोई धातु तो काटी नहीं जाती है, केवल स्ट्रोक रिटर्न होके अगले कटिंग पोजीशन पे आने के लिए स्थिति में ले आता है टूल को, इसलिए इसमें समय की बचत की गई है। तो इस पूरे सिस्टम को, ये जो सिस्टम है कि फॉरवर्ड स्ट्रोक में अधिक समय लगता है, रिटर्न स्ट्रोक में कम समय लगता है, इसको कहा जाता है शीघ्र वापसी यंत्रावली।
यानी क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, ये हम आपको सेपर मशीन में चल करके बताएंगे। तो अब का सिद्धांत स्पष्ट हो गया कि सेपर मशीन में सर्कुलर मोशन को पहले लीनियर यानी कि रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करके आगे पीछे के गति दे करके फॉरवर्ड स्ट्रोक में धातु को काटा जाता है और रिटर्न स्ट्रोक में टूल वापस आके फिर फॉरवर्ड स्ट्रोक की कटिंग के लिए प्रिपेयर हो जाता है। सेपर मशीनें एक ही सिद्धांत पे कार्य करती हैं। सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करके जाप को स्थिर रखते हुए टूल को आगे पीछे की गति देके फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग कार्य करने के सिद्धांत पे काम करती हैं। अब आइए सेपर मशीनें होती कितने प्रकार की हैं। तो सेपर मशीनों का वर्गीकरण कई आधारों पर किया गया है। कार्य और बनावट की विशेषताओं को ध्यान में रख के सेपर मशीनों का वर्गीकरण किया गया है। तो आइए हम बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ सेपर के बारे में। डिजाइन ऑफ टेबल के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू द डिजाइन ऑफ टेबल, डिजाइन ऑफ टेबल के आधार पर सेपर मशीनें दो प्रकार की होती हैं, एक स्टैंडर्ड सेपर मशीन और दूसरी यूनिवर्सल सेपर मशीन। अब दूसरा आधार है इसका अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ रैम, रैम की पोजीशन के आधार पे सेपर मशीन के प्रकार, यानी रैम उसका हॉरिजॉन्टल है कि वर्टिकल है कि ट्रेवलिंग हेड है कि कंटूर है। तो पोजीशन ऑफ रैम के अनुसार सेपर मशीनें चार प्रकार की होती हैं, हॉरिजॉन्टल सेपर मशीन, वर्टिकल सेपर मशीन, ट्रेवलिंग हेड सेपर मशीन और कंटूर सेपर मशीन। इसी तरह नेक्स्ट है रैम के अनुसार डायरेक्शन ऑफ रैम के अनुसार यानी कटिंग स्ट्रोक की दिशा के अनुसार सेपर मशीनें दो तरह की होती हैं, एक पुश कट सेपर मशीन जिसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक में धात कटती है और दूसरा है ड्रा कट सेपर मशीन जिसमें रिटर्न स्ट्रोक में धात कटती है। तो डायरेक्शन ऑफ कटिंग स्ट्रोक के अनुसार पुश कट सेपर और ड्रा कट सेपर। अब है रैम ड्राइविंग मैकेनिज्म के अनुसार, रैम के चालन यंत्रावली के अनुसार सेपर मशीनें तीन प्रकार की होती हैं। एक है क्रैंक ड्राइव सेपर मशीन, क्रैंक ड्राइव सेपर मशीन, दूसरा है गियर ड्राइव सेपर मशीन और तीसरा है हाइड्रोलिक ड्राइव सेपर मशीन। अब हम आपको ऊपर से एक्सप्लेन करेंगे डिजाइन ऑफ टेबल के अनुसार स्टैंडर्ड सेपर मशीन। डायरेक्ट बोर्ड में जूम करो। एक स्टैंडर्ड सेपर मशीन के ये निम्न भाग होते हैं। पहला होता है बेस। बेस का मतलब होता है वो पार्ट्स जो संपूर्ण मशीन को आश्रय प्रदान करता है। ये काफ़ी मोटा होता है और कास्ट आयरन का बना होता है। ये भारी इसलिए होता है कि संपूर्ण मशीन का भार सहन कर सके। बेस में जो चार होल होते हैं उन्हीं चार होलों से यह फाउंडेशन पे फिक्स होता है। बेस तो कास्ट आयरन का बना होता है। अब बेस के बाद दूसरा भाग होता है कॉलम। बेस ही ऊपर जाके थोड़ा सा एरिया कम ले लेता है और एक कमरे के रूप में खड़ा हो जाता है। तो जो भाग इसका बेस के ठीक ऊपर कम एरिया में कमरे का आकार का हो जाता है वो संपूर्ण भाग कॉलम होता है। कॉलम संपूर्ण चालन यंत्रावली के लिए एक बंद कमरे की तरह कार्य करता है। सभी अंदर के पार्ट्स इसी कॉलम के अंदर सुरक्षित रहते हैं, फिट रहते हैं। तो ये भी आपका कास्ट आयरन का बना होता है।
ये हो गया कॉलम। अब आइए क्रॉस रेल। कॉलम के अग्रभाग में 2 वर्टिकल गाइडवेज बने होते हैं और उन्हीं गाइडवेजों में जो वर्टिकल गाइडवेज बने होते हैं उन्हीं गाइडवेजों में बात तो करने दो, नहीं आधी अधूरी बात है। क्रॉस रेल लगी होती है। क्रॉस रेल में हम हॉरिजॉन्टल फीड देते हैं। ये आपको हो गया क्रॉस रेल सैडल। अब क्रॉस रेल के ऊपर एक पतली सी पटिया लगी होती है, इसी में टेबल हॉरिजॉन्टल स्लाइड करती है। इस भाग को सैडल कहा जाता है। सैडल का मतलब होता है काठी, यानी जाप जैसे भार को ले करके ट्रेवल कराने के लिए जो काठी नुमा भाग होता है उसे सैडल कहा जाता है। सैडल के ऊपर ही टेबल लगी होती है। अब आइए टेबल में। टेबल क्या है? टेबल में साइड में टी स्लॉट कटे होते हैं और ऊपर के फेस पे भी टी स्लॉट कटे होते हैं। ऊपर के फेस में जैसे हमको टेबल बांधना है या टी बोर्ड्स और क्लैंप से सीधे जाप बांधना है तो ऊपर बांध सकते हैं। साइड में भी हम इसके जाप बांध सकते हैं। टेबल इस वाले केस में होती है। अब आइए ऊपर के हिस्से में है रैम। रैम क्या है? चालन यंत्रावली में रॉकर आर्म के हिंज पिन द्वारा रैम जुड़ा होता है। रैम इसमें आगे पीछे की गति करता है। रैम के बाद आइए टूल हेड में। रैम के अग्रभाग में एक टूल हेड लगा होता है। रैम का जो अग्रभाग होता है वो थोड़ा सा राउंड में होता है आगे, और उसमें ग्रेजुएशन डिग्री के निशान बने होते हैं। 60 डिग्री तक हम इसी सर्कुलर भाग से टूल हेड को एंगल दे सकते हैं। 60 डिग्री तक टूल हेड को एंगल देते हैं। टूल हेड के बाद आइए ड्राइव पिनियन एंड बुल गियर। ये कॉलम के अंदर लगे भीतरी पार्ट्स हैं। विद्युत मोटर द्वारा सबसे पहले पावर एक छोटी पिनियन गरारी को दी जाती है और फिर पिनियन गरारी आपको बुल गियर को पावर देती है। अब पिनियन गरारी के प्रयोग के 2 कारण हैं, और ये बैकेलाइट धातु की बनी होती है, क्योंकि बैकेलाइट धातु थोड़ा सा झटका लगने में टूट जाती है और हमारे बुल गियर के दांते सुरक्षित बच जाते हैं। क्योंकि बुल गियर कास्टली पड़ता है और पिनियन गरारी उतनी कास्टली नहीं होती है। एक तो गति को कम करने के लिए बुल गियर में दांते ज़्यादा होते हैं, पिनियन गरारी में कम होते हैं। तो विद्युत मोटर से हमको आरपीएम ज़्यादा मिलती है, तो उसको हम थोड़ा कम करके पिनियन गरारी में भेजते हैं, फिर पिनियन गरारी से और कम करके बुल गियर में भेजते हैं। बुल गियर का क्या काम है? बुल गियर ही आपको सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन यानी रेसिप्रोकेटिंग मोशन में आगे पीछे की गति में चेंज करता है। तो ये शेपर मशीन के प्रिंसिपल पे काम करता है, सिद्धांत पे काम करता है। क्या? बुल गियर। अब आइए रॉकर आर्म एंड रॉकर आर्म एंड क्या है? लिंक। रॉकर आर्म क्या है? बुल गियर के साथ एक प्लेट लगी होती है। उस प्लेट पे एक स्लाइडिंग ब्लॉक लगा होता है। उसी ब्लॉक की उसी धुरी के सीध में एक और दूसरा ब्लॉक लगा होता है जिसे स्लाइडिंग ब्लॉक कहते हैं। स्लाइडिंग ब्लॉक रॉकर आर्म में स्लाइड करता है, तभी सर्कुलर मोशन लीनियर मोशन में चेंज होता है। अब देखते हैं कि जो बुल गियर में डिस्क प्लेट लगी होती है उसमें जो एक ब्लॉक लगा होता है वो सेंटर से जितना दूर होगा बुल गियर के, हमारा स्ट्रोक उतना ज़्यादा लंबा होगा, और यह ब्लॉक सेंटर के जितना करीब होगा स्ट्रोक की लंबाई उतने कम होगी। अब ये दूसरा वाला जो ब्लॉक उसी धुरी में लगा हुआ है,
जो रॉकर आर्म में स्लाइड करता है। ये भी गन मेटल का बना होता है। इसका काम सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में बदलना है। तो इस तरह से जब हम सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में चेंज करके रॉकर आर्म से लिंक पिन द्वारा रैम को आगे पीछे की गति दे देते हैं। रैम में टूल हेड लगा होता है और टूल हेड में आगे क्लैपर बॉक्स लगा होता है। क्लैपर बॉक्स का क्या कार्य है? क्लैपर बॉक्स फॉरवर्ड स्ट्रोक में आगे जाते समय टूल को वर्टिकल मजबूती से खड़ा रखता है, जिससे धात छीलते हुए आगे चिप्स बाहर हो जाता है और रिटर्न स्ट्रोक में क्लैपर बॉक्स फ्री हो जाता है, जिससे हमारा टूल ऊपर उठ जाता है और पीछे आसानी से आ जाता है। तो क्लैपर बॉक्स का क्या कार्य है? केवल ये फॉरवर्ड स्ट्रोक में टूल को वर्टिकल सीधा खड़ा करके कटिंग पोजीशन में मजबूती प्रदान करना और रिटर्न स्ट्रोक में निष्क्रिय करके वापस करने में सहायता करता है। इस तरह हमने आज आपको शेपर मशीन के बारे में बताया। और एक बार पार्ट्सों की पहचान के लिए आइए हम आपको शेपर मशीन में चल करके अच्छे से बताते हैं कि कौन सा पार्ट्स किस धातु का बना होता है, उसका क्या फंक्शन है। मशीन है हमारी कार्यशाला में, ये आपकी स्टैंडर्ड शेपर मशीन है। ये शेपर मशीन का बेस है जो कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन यानी ढलवा लोहा। और ये है इसका कॉलम, ये संपूर्ण भाग है इसका कॉलम। कॉलम चूंकि एक बंद कमरे की तरह है, पूरी चालन यंत्रावली को सुरक्षित रखता है। कॉलम के अग्रभाग में ये वर्टिकल गाइडवेज बने हुए हैं और इन्हीं गाइडवेजों पे ये क्रॉस रेल चलती है ऊपर नीचे। क्रॉस रेल पे ये हमारा सैडल हॉरिजॉन्टल हिट देते हैं तो चलता है। और इसी सैडल पे ये टेबल लगी हुई है। टेबल में ये 30 स्लॉट कटे हुए हैं, ऊपरी सतह पे भी और साइड फेस पे भी कटे हुए हैं। ये देखो इधर भी कटे हुए हैं, हम यहाँ भी जाप बांध सकते हैं। ये जो इसमें नीचे टेबल को ऊपर उठाने के लिए ये पार्ट्स लगा हुआ है, इसको कहते हैं एलिवेंटिंग स्क्रू। जब हम ये नीचे वाले टीथ रॉड को घुमाते हैं तो हमारी टेबल वर्टिकल मूवमेंट करती है, और जब इसको ऊपर वाले को घुमाते हैं तो ये क्रॉस में गति करती है। ये आपका इतना पूरा संपूर्ण सिस्टम रैचेट और पाल कहलाता है। इसमें एक एसेंट्रिक डिस्क प्लेट लगी होती है और एक ये रॉड लगी होती है, ये रैचेट लगा होता है, यह यहाँ पे इसे पाल लगा होता है। अब आइए अंदर के पार्ट्स बताते हैं। ये देखिए विद्युत मोटर हो गई। विद्युत मोटर से हम जो हमको विद्युत मोटर से आरपीएम मिलती है उसको कम करके अंदर देखिए ये पिनियन गरारी लगी हुई है, ये छोटी सी ये लगी हुई पिनियन गरारी। ये क्या है? पिनियन गरारी। पिनियन गरारी को हम गति कम करके पहुंचाया, इसके बाद गति को बुल गियर तक ले जाने में और कम किया। ये बुल गियर है आपका। फिर देखिए बुल गियर में, इस बुल गियर में एक ये डिस्क प्लेट लगी हुई है। डिस्क प्लेट में एक ये स्लाइडिंग ब्लॉक लगा हुआ है। स्लाइडिंग ब्लॉक में जो धुरी है उसी धुरी में एक और ये अलग स्लाइडिंग ब्लॉक लगा हुआ है जो रॉकर आर्म में स्लाइड करता है। तो ये जो डिस्क प्लेट वाला स्लाइडिंग ब्लॉक है, यह सेंटर से बुल गियर के जितना दूर होगा स्ट्रोक की लंबाई उतनी अधिक होगी। ये जितना सेंटर के पास होगा स्ट्रोक की लंबाई उतनी कम होगी। अब इसमें आइए, रॉकर आर्म में जो स्लाइडिंग ब्लॉक लगा हुआ है यह सर्कुलर मोशन को, बुल गियर के सर्कुलर मोशन को रिसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करता है। चूँकि ये रॉकर आर्म का निचला हिस्सा जो पिवेट है वो फिक्स होता है और ऊपर वाला हिस्सा हिंज पिन से रैम को जोड़ता है, तो नीचे वाला हिस्सा फिक्स होता है जो इसी के साथ ऐसे ऐसे चलता है।
यानी बुल गियर सर्कुलर मोशन में चलता है और राकर आर्म का निचला हिस्सा फिक्स होकर आगे पीछे की गति में चलने लगता है। सर्कुलर मोशन को ये स्लाइडिंग ब्लॉक जो राकर आर्म में स्लाइड करता है यही रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करता है। ये स्लाइडिंग ब्लॉक ही सर्कुलर मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चेंज करता है। अब जो है रैम पे आइए। रैम में ये जो लीवर लगा हुआ है इससे हम रैम की पोजीशन सेट करते हैं, यानी हमको रैम को कहाँ से कहाँ तक चलाना है। नहीं, रैम को यहाँ से यहाँ तक चलाना है कि यहाँ से यहाँ तक चलाना है। रैम को हम इसको ढीला करके सेट कर देंगे। तो ये लीवर रैम पोजीशन एडजस्टिंग लीवर है, इससे हम रैम की पोजीशन को सेट करते हैं। और उस साइड में जो बुल गियर के साथ डिस्क प्लेट लगी है इसमें जो स्लाइडिंग ब्लॉक लगा हुआ है इसको सेंटर से पास और दूर करने के लिए उधर एक शाफ्ट लगी हुई है। ये इसको अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो हमारा जो बुल गियर के साथ डिस्क प्लेट में जो स्लाइडिंग ब्लॉक है वो सेंटर से दूर जाता है, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर वो सेंटर से दूर जाता है तो हमारा स्ट्रोक बड़ा मिल जाता है। और अगर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो वो केंद्र के पास जाएगा और हमारा स्ट्रोक छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए चेंज गियर सिस्टम भी लगा हुआ है। इस शेपर मशीन को 4 प्रकार की गतियों में चलाते हैं। इस प्रकार आज हमने आपको शेपर मशीन के संपूर्ण भागों के बारे में बताया है। देखिए ये ग्रेजुएशन है। रैम का अगला भाग जैसे सर्कुलर है, इसमें भी डिग्री के निशान बने हुए हैं। टूल हेड में भी डिग्री के निशान बने हुए हैं। टूल हेड में आगे ये वर्टिकल गाइडवेज बने होते हैं जिसमें ये क्लैपर बॉक्स ऊपर नीचे ये टूल हेड चलता है। इससे भी फीड दी जाती है। शेपर मशीन से जब हम डबटेल वगैरह काटते हैं तो डिग्री दी जाती है, 60 डिग्री तक इसको रैम के साथ घुमाया जाता है। और डबटेल काटते समय हम फीड यहाँ से देते हैं, टेबल से नहीं देते। इस तरह से ये हो गई हमारी स्टैंडर्ड शेपर मशीन। अब इसमें देखते हैं कि एक क्लैपर बॉक्स लगा हुआ है, इसका क्या काम है। जब रैम आगे जाता है तो ये वर्टिकल खड़ा रहता है, जब पीछे आता है तो ये उठ जाता है। ये इसका काम है। अब ये कटिंग स्ट्रोक को ताकत प्रदान करते हुए कटिंग कार्य कराएगा और वापसी में ये पीछे इसे उठ जाएगा। क्लैपर बॉक्स का ये काम है। अब हम अगले दिन आपको दूसरी शेपर मशीन के बारे में। फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, उसी में धात काटी जाती है। फॉरवर्ड स्ट्रोक को शक्तिशाली बनाने के लिए ज़्यादा समय दिया जाता है। रिटर्न स्ट्रोक में कोई लोड नहीं रहता, उसको केवल वापस स्थिति में टूल को लाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए उसमें समय की बचत की जाती है। तो जब वो समय अधिक लगेगा तो हमारा स्ट्रोक शक्तिशाली हो जाता है। अब ये हमको समय की बचत कैसे हो जाती है इस बारे में हम आपको बताते हैं। इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है क्विक रिटर्न मैकेनिज्म, शीघ्र वापसी यंत्रावली। क्या होता है, जो हमारा बुल गियर होता है, ये मान लीजिए हमारा बुल गियर है। बुल गियर में ही एक डिस्क प्लेट लगी होती है और जिसमें से एक राकर आर्म लगा होता है। राकर आर्म के अंदर स्लाइडिंग ब्लॉक स्लाइड करता है। तो ये स्लाइडिंग ब्लॉक, ये अगला हिस्सा स्लाइडिंग ब्लॉक का आगे रैम से जुड़ा होता है। तो ये देखते हैं कि जब रैम हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक में चल रहा होता है तो 216 डिग्री मूवमेंट करता है। जब ये रैम हमारा फॉरवर्ड स्ट्रोक में चल रहा होता है, जब रिटर्न स्ट्रोक में चलता है तो केवल 144 डिग्री मूवमेंट करता है।
जब फुल गियर 216 डिग्री चलेगा तो समय ज़्यादा लगेगा, रिटर्न में केवल 144 डिग्री ही चलेगा और स्ट्रोक पूरा हो जाएगा, तो समय इसमें कम लगता है। यही समय अनुपात आगे चल के 216 अनुपात 144 ये मिल जाता है हमको 3:2। 3:2 का मतलब है कटिंग और रिटर्न स्ट्रोक का अनुपात। क्या है? कटिंग और रिटर्न स्ट्रोक का अनुपात। परीक्षाओं में कभी कभी रिटर्न और कटिंग पूछ लेता है, तो 2:3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमको इसमें शीघ्र वापसी यंत्रावली मिल जाती है। ये शीघ्र वापसी यंत्रावली इसलिए इसको कहते हैं कि रैम इसमें फॉरवर्ड स्ट्रोक शक्तिशाली होने के कारण ज़्यादा समय पूरा होता है, रिटर्न स्ट्रोक निष्क्रिय होने के कारण जल्दी पूरा होता है, जिसमें हमें समय की बचत हो जाती है। अब अगले दिन हम आपको दूसरे शेपर मशीन के बारे में बताएंगे, यानी यूनिवर्सल शेपर मशीन।